So we will not be continuing from where we left क्योंकि कल रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। सो एक पेज पीछे से वापस से आई एम गोना कंटिन्यू। लेट्स सी। सो बेसिकली डिस्कशन चल रहा था कि जो जो भी प्रोफेसर्स थे, यूरोपियन प्रोफेसर्स, क्योंकि वो जो कॉलेज था वो क्रिश्चियन कॉलेज था, तो जो प्रोफेसर्स थे दे वर रूड टू स्टूडेंट्स, स्पेशली टू इंडियन स्टूडेंट्स। तो इस तरह से उनको थोड़ा खराब खराब बोला करते थे that you should never expect independence, you cannot rule, you can only work like asses, that's all। कि तुम कभी आजादी एक्सपेक्ट करो ही मत, तुम कभी रूल नहीं कर सकते हो, तुम लोग सिर्फ गधों की तरह काम कर सकते हो। तो इस तरह से वो बुरा बुरा कहते थे। आगे आई एम नॉट गोना रीड इट, रीड कर लिया था, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट इन शॉर्ट इन ब्रीफ कि कॉलेज लाइफ बहुत डिमांडिंग थी। जिस तरह से अब है अपने बचपन के दिनों में अ, भगवान के मंदिर जाया करते थे, भगवान की जो पूजा आरती थी, विग्रह पूजा, उसको देखा करते थे। कैसे वहां पर सुंदर कीर्तन हुआ करता था, सुंदर प्रसाद हुआ करता था। वो सब सिर्फ एक पास्ट रह गया था। कैसे वहां पर मंदिर के बाहर कचौड़ीज बनती थी, वो देखा करते थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है कि कैसे अपने पिताजी को वो भगवान भगवान की पूजा करते हुए देखा करते थे। तो ये सारी जो चीजें थी अब वो सिर्फ पास्ट रह गई थी, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही फंस गए थे। ठीक है, आगे बताया गया था कि कैसे जो यूरोपियन प्रोफेसर थे, यूरोपियन ड्रेस में वो पर्टिकुलर जो वर्ड्स थे उनको कैसे प्रोनाउंस करते थे। इसे आप देखेंगे ये होता ही है, जो इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं, मतलब जो ब्रिटिशर्स होते हैं, फॉरेन कंट्री में होते हैं, उनका इंग्लिश बोलने का स्टाइल भी कुछ अलग होता है। हम जैसे इंग्लिश बोलते हैं वैसे उनका इंग्लिश बोलने का नहीं होता है, थोड़ा अलग ही उनका स्टाइल होता है बोलने का। तो वो चीज़ यहाँ बताई जा रही है। ड्यूटी, pronouncing words like duty as duty when he was not actually in the classroom hearing their lectures on Western logic or chemistry or psychology, then he was at his homework assignments। तो ठीक है। बाद में उन्होंने क्या किया था, जो विग्रह उनके पिताजी के द्वारा उन्हें दिए गए थे उनको उन्होंने रिटायर कर दिया था। उनको उन्होंने जो एक डब्बा था उसके अंदर उनको पैक करके रख दिया था, क्योंकि वो टाइम ही नहीं दे पा रहे थे विग्रह पूजा के लिए। तो उन्होंने क्या किया, टू गेट टू अबंडन वर्शिप, ही सिंपली जो डीटीज हैं उनको बॉक्स में बंद करके रख दिया था, इस तरह से। बाद में उनके जो पिताजी थे ही वॉज ऑल्सो डिस्टर्ब कि जो अभय है वो अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज, जिस तरह से बचपन में वो भगवान की सेवा किया करते थे, अपनी डिवोशनल सर्विसेज को टाइम दिया करते थे, अब वैसा वो नहीं कर पा रहे थे। सो ही वॉज ऑल्सो डिस्टर्ब। एंड लेकिन एक चीज उनको क्या सेटिस्फाई कर रही थी, दैट इवन वो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहां पर ब्रिटिश प्रोफेसर्स वगैरह हैं, बट फिर भी उनकी हैबिट्स में वो
प्योर है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। ही इज फॉलोइंग प्योरिटी नाउ ऑल्सो। जो भी उनके मतलब उनका जो कल्चर है उसको वो अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता ही है, व्यक्ति जिस संगति में रहता है वैसा रंग छड़ता ही छड़ता है, कैसे मतलब कितना ही आप रोक लीजिए, होता ही होता है। बट अभय वॉज क्लेवर हियर, वो ये सारी चीजें अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। बाद में हमने डिस्कस किया था कि अभय के एक बेस्ट फ्रेंड थे, रूपेंद्र नाथ मित्रा। तो वो हमेशा साथ में रहा करते थे, साथ में पढ़ा करते थे, और जो भी इम्पोर्टेंट कंपल्सरी प्रेयर्स थी बाइबल की, वो साथ में पढ़ा करते थे। लेकिन काफी बार जो अभय थे, वो कुछ विचारों में ही डूबे रहते थे। फिर उनके जो फ्रेंड थे रूपेंद्र, वो उनसे पूछा करते थे कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो। तो उन्हें पता था कि अभय या तो कुछ रिलीजियस सोच रहा होगा, या सोच रहे होंगे, या कुछ फिलोसफिकल, या कुछ भगवान के विषय में वो सोच रहे होंगे। उन्हें मालूम थी ये चीज। ठीक है, बाद में हमने पढ़ा था एक और पॉइंट कि साइंटिस्ट वगैरह के बारे में अभय पढ़ते थे, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा वो फैसिनेट नहीं होते थे। फैसिनेट मतलब ऐसा नहीं था कि उनको सुनने के बाद में उनको बहुत इंटरेस्ट आए उन टॉपिक्स में। उनको पता था ये साइंटिस्ट लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, मनगढ़ंत बातें ही बोल रहे हैं, और इसमें भगवान की भक्ति से रिलेटेड तो कुछ है भी नहीं। तो वो जो टॉपिक्स थे वो उनको ज्यादा फैसिनेट नहीं करते थे, इतने ज्यादा प्रभावित नहीं होते थे वो उन सारे टॉपिक से। वो जो भी ट्रेनिंग, वैष्णव ट्रेनिंग उनको अपने पिताजी से प्राप्त हुई थी, वो उसमें स्थिर थे एकदम। काफी जो वहां पर स्टूडेंट्स साथ में पढ़ा करते थे, देवर लाइक पैशनेटली एनग्रॉस्ड कि हम इस तरह से वेस्टर्न नॉलेज लेंगे अच्छे से, ताकि हम आगे जाके अच्छे से सेटल हो जाए, बढ़िया जॉब वगैरह हमको मिल जाए, करियर हम बनाए बढ़िया। बट अभय वॉज अनटच्ड विद ऑल दीज थिंग्स, और वो हमेशा अपने दिमाग में कुछ ना कुछ भगवान की भक्ति से रिलेटेड ही सोचा करते थे, रिलेटेड टू गॉड। लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि वो कॉलेज में थे, तो वो अपनी एकेडमिक लाइफ जो थी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उस पर भी वो बहुत ध्यान देते थे। एक दिन क्या हुआ था, रात के टाइम, आफ्टर हिज फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, अभय को एक सपना आया। और उस सपने में क्या आया, अभय के पिताजी ने जो डीटीज उनको दी थी, वो उनके सपने में आई, कंप्लेन करते हुए कि भाई तुमने मुझे डब्बे में क्यों कैद कर दिया है, चलो मुझे निकालो और वापस से मेरी सेवा करो। एंड अभय वॉज फीलिंग सॉरी, उनको खेद हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अपनी ड्यूटीज को ही नेग्लेक्ट कर दिया। तो बाद में उन्होंने फिर से बॉक्स में से ड्यूटीज निकालकर ही रिज्यूम्ड हिज वर्शिप ऑफ राधा एंड कृष्णा एट होम डिस्पाइट हिज असाइनमेंट्स। Okay, now we will move forward. In the class 1 year ahead of Abhay was a very spirited nationalist, Subhash Chandra Bose. He had been a student at Presidency College but had been expelled for organizing a student strike against a British professor who had repeatedly abused Indian students. तो एक व्यक्ति थे अभय के, अभय से वो 1 साल सीनियर थे। तो वो क्या करते थे, वो कुछ प्लानिंग्स वगैरह, मतलब कुछ प्लान्स वगैरह बनाया करते थे, एक टीम बनाया करते थे उन ब्रिटिश प्रोफेसर्स के अगेंस्ट जो इंडियन स्टूडेंट्स को अब्यूज किया करते थे। अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से
ये जो प्रोफेसर्स थे, ये इंडियन स्टूडेंट्स को किस तरह से अब्यूज करते थे कि तुम लोग तो सिर्फ गधों की तरह काम ही कर सकते हो, तुम आजादी वगैरह एक्सपेक्ट मत करो। किस तरह से अब्यूज किया करते थे। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, जो अभय से 1 साल सीनियर थे, वो इस तरह से एक टीम बनाया करते थे अगेंस्ट दोज प्रोफेसर्स। लेकिन और ऐसा नहीं कि वो मतलब चुपके से, चोरी चुपके से इस तरह से किया करते थे। क्या बोलते हैं उसको, रिवॉल्यूशनरी थिंग, क्रांति करना, कि साथ में आ गए, सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया और फिर उसके अगेंस्ट कुछ मतलब साजिश करते थे, मतलब भड़काते थे वो। लेकिन जब बाद में पता लगा कॉलेज वालों को, तो फिर उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। एक्सपेल्ड मतलब सस्पेंड करते थे ना कुछ दिनों के लिए, वो वाली चीज थी। At Scottish churches, Bose appeared to be a serious student. He was secretary of the Philosophy Club and was working cooperatively with Vice Chancellor Urquhart. From Subhash Bose and others, Abhay heard talks of Indian independence. He heard the names well known in his native Bengal: Bipin Chandrapal, who had fought to repeal the Arms Act; Surendranath Banerjee, who startled the British with his agitation against the 1905 partition of Bengal; Lala Rajpat Rai, and mostly notably Mohandas K. Gandhi. तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे ये लीडर्स वगैरह जो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, फ्रीडम फाइटर्स। तो इन सारे लोगों के विषय में सुनने में इनको बहुत रुचि हुआ करती थी। किनको, सुभाष चंद्र बोस के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज वॉज स्ट्रिक्ट इन फॉरबिडिंग एंटी गवर्नमेंट प्रोपोगेंडा, बट द स्टूडेंट्स वर sympathetic to the cause of home rule, although there were no open signs of rebellion. Students sometimes held nationalistic meetings in secret. When Subhash Chandra Bose urged the students to support Indian movement, एक बार मैं देख लेती हूँ recording में, ठीक है बोलिए। Okay. When Subhash Chandra Bose urged the students to support the Indian independence movement, Abhay listened. He liked Bose's faith in spirituality, his enthusiasm and determination. I was not interested in political activity, but the ideas of the independence movement appealed to him. तो जो भी सुभाष चंद्र बोस भाष्य दिया करते थे, अभय उसको सुना करते थे और थोड़ा वो स्पिरिचुअलिटी से लिंक कर कर बातें बताते थे। तो अभय को वो थोड़ा अच्छा लगता था। Many Bengali speakers and writers expressed India's drive for independence, Swaraj, as a spiritual movement. For the nationalists, political emancipation was analogous to the soul's liberation from material bondage. Abhay was interested in devotional service to Lord Krishna, the absolute truth, a conviction he had imbibed from his father and maintained since his childhood. एक बार मैं इसको फिर से पढ़ूंगी। For the nationalists, political emancipation was analogous to the soul's liberation from material bondage. तो आप ये देख रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है, ठीक है, दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, पर वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो बॉडीली कंसेप्शन तक है, मतलब बॉडीली लेवल तक है वो। रियल लिबरेशन क्या है? टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल बॉन्डेज। वास्तव में यही एक जो आत्मा है, वो इसी चीज से तो मुक्त, यही तो वास्तविक मुक्ति है, यही रियल इंडिपेंडेंस है। So Abhay was interested in devotional service to Lord Krishna, the absolute truth, a conviction he had imbibed from his father
unmaintained since his childhood, whereas Indian independence was a temporary relative truth. तो ये बात आप समझ रहे हैं कि अम, ये जो इंडिया का इंडिपेंडेंस था ये तो टेम्पररी चीज थी, लेकिन जो अभय थे वो तो ये सारी चीजें समझ रहे थे. सो ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, क्योंकि वो ये जान रहे थे कि भगवान कृष्ण की सेवा करके उनकी शरणागत होकर ही व्यक्ति वास्तविक भव बंधन से पार हो सकता है. बाकी सारी चीजें तो टेम्पररी ही है. और आप देखेंगे यही बात तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने उनको बताई थी. तो अभी तो गुरु महाराज से मिले नहीं है, आगे मिलेंगे. ठीक है. But some of the leaders of Swaraj, while admitting that the Vedic scriptures were indeed absolute, asserted that the original glory of Indian culture could not shine forth for the world's benefit until India became free from the stigma of foreign rule. The foreigners, they pointed out, blasphemed and castigated the preeminence of India's culture. तो सारी बातें बताई जा रही है कि जो फॉरेनर्स थे वो किस तरह से निंदा किया करते थे इंडिया का जो कल्चर है, और ये सारी चीजें हैं. तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि कुछ जो लीडर्स थे स्वराज के वो वैदिक स्क्रिप्चर्स को मान भी रहे थे कि हाँ ये परम सत्य है, दीज आर ट्रू, दिस इज ट्रू रियल नॉलेज. बट उसके बाद में भी दूसरी तरफ दे वर थिंकिंग कि जब तक इंडिया आजाद नहीं होगा तब तक कुछ कर ही नहीं सकता है वो. थोड़ा कंफ्यूज्ड थे लोग. अभय हैड फेल्ट दिस ऑल्सो. अभय को भी ऐसा ही लग रहा था. इन हिज असाइन्ड रीडिंग इन एम घोष इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया, he had encountered the theory that the Vedic scriptures were impure. Recent writings and that India's had been spiritually backward culture before British rule and the spread of Christianity. तो इस तरह से आप देखेंगे कोई मतलब कुछ था उसमें उन्होंने पढ़ा था अभय ने कि जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं वो इम्प्योर है, नॉट प्योर, पवित्र नहीं है. और इस तरह से मतलब अफवाहें फैल रही थी कि कैसे जो इंडिया है वो एक बैकवर्ड कंट्री है, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी समथिंग बैकवर्ड. और आप देखेंगे ऐसा आज भी तो होता ही है. लोग यही तो सोचते हैं, कह रहे तुम लोग हरे कृष्णा कर रहे हो, तुम लोग तो बैकवर्ड हो, तुम लोग तो पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हो, मॉडर्न नहीं हो, यू आर नॉट फॉलोइंग मॉडर्न, जो भी मतलब मॉडर्न मॉडर्न लाइफ जो होनी चाहिए वो तुम उसको फॉलो नहीं कर रहे हो. तो ये वास्तव में भ्रांति मात्र है लोगों की. There were many British insults against the Shastras, such as Abhay's professors trying to discount the law of karma. But if India could gain national freedom, then everyone, not only Indians but the entire world, could benefit from India's highly evolved Vedic culture. तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जो ब्रिटिश जो भी ब्रिटिश के जो लोग थे, फॉरेनर्स थे, वो शास्त्र की निंदा करते थे. उसमें से कोई एक व्यक्ति अभय के खुद के प्रोफेसर थे जो इस तरह से बता रहे थे, मतलब इस तरह से प्रूफ करने का ट्राई कर रहे थे कि जो लॉ ऑफ कर्मा है ये बस ऐसे ही कुछ चीज है, कुछ नहीं होता है लॉ ऑफ कर्मा. लेकिन बाद में अभय यही सोच रहे थे कि अगर जो इंडिया है अगर वो उसको फ्रीडम मतलब वो स्वतंत्र हो जाता है इन ब्रिटिश लोगों से, तो फिर लोगों को बहुत बेनिफिट होगा.
क्योंकि जब इंडिया फ्री हो जाएगा तो जो वैदिक कल्चर है उसको उसको प्रीच किया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये बात, इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि जो रियल लिबरेशन है वह है कि व्यक्ति इस भव सागर से पार हो, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है इससे पार हो। लेकिन अब है इस तरह से सोच रहे हैं कि जब तक जो इंडिया है वो स्वतंत्र नहीं होगा तब तक लोगों को इस नॉलेज के बारे में मालूम ही नहीं चलेगा। लेकिन आगे जाके प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं वो इस चीज का खंडन करेंगे। तो the call to Swaraj, although covered, attracted virtually all the students and Abhay amongst them. He was specially interested in Gandhi. Gandhi always carried a Bhagavad Gita. He daily read Lord Krishna's holy words and spoke of being guided by the Gita above all other books. यहाँ पर गांधी जी की बात आ रही है that Abhay was interested in Gandhi, क्योंकि वो हमेशा अपने साथ में भगवत गीता लेकर चला करते थे। उसमें से भगवान कृष्ण ने जो गीता में बातें कही हैं, श्लोक कहे हैं, उनको वो पढ़ा करते थे और उसी के हिसाब से गाइडेंस दिया करते थे। Gandhi's personal habits were pure. He abstained from all intoxication, meat eating, and illicit sex. He lived simply like a sadhu, yet he seemed to have more integrity than the begging sadhus Abhay had seen so many times. So आप देखेंगे जो गांधी जी थे, he was following pure life, फोर रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स फॉलो किया करते थे, ब्रह्मचार्य का पालन किया करते थे। और इस वजह से प्रभुपाद जी ने बताया था दैट गांधी जी, महात्मा गांधी वॉज ऑलमोस्ट अ वैष्णवा। बेसिकली भगवत गीता पढ़ा करते थे वो, लेकिन उसको मतलब देखिए भगवत गीता पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त बने, भगवान कृष्ण को शरणागत हो। यही तो भगवत गीता कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो वो इस बात को समझेगा ही, भगवान का भक्त बनेगा ही। पर वो भगवत गीता पढ़ते थे लेकिन उसको वो कहाँ डायरेक्ट करते थे, ये जो भी पॉलिटिक्स है वहां पर। Abhay read his speeches and followed his activities. Maybe Gandhi could carry spirituality into the field of action. The Gita's truth. Gandhi proclaimed belonged in a most prominent place where the Gita not only could be read but could work for everyone's freedom. And the symbol of that freedom was Swaraj. तो अभय बस यही सोच रहे थे कि शायद जो गांधी जी हैं, वो शायद कुछ स्पिरिचुअलिटी का प्रचार करे। तो ये सारी चीजें वो सोच रहे थे। Nationalist sympathies at Scottish Churches College remained underground during Abhay's years as a student. It was a prestigious school. A student had to study very seriously to obtain a degree there, and he could then look forward to a fine career. To speak openly against British rule and in favor of independence meant to risk being expelled. To lose education and career, only the most rebellious would dare. तो आप देखेंगे कि वहां उस कॉलेज में, मतलब कॉलेज बहुत बढ़िया था, प्रेस्टिजियस था, बहुत नाम था उस कॉलेज का। तो वहां पर पढ़ने के बाद में जो भी बहुत सीरियसली पढ़ाई करते थे तो उनका पक्का आगे जाकर जो करियर था वो सेट होता, बढ़िया उनको जॉब वगैरह मिलता। तो एक कारण यह भी था
कि जो स्टूडेंट्स थे वो कुछ भी ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट नहीं बोला करते थे। खाली उन लोगों के अलावा जो बहुत रिबेलियस थे। रिबेलियस का मतलब होता है, if I search the exact Hindi word, विद्रोही। मतलब जिनको कोई डर नहीं है किसी भी चीज का, निकाले अगर कॉलेज वाले तो निकाल दे, वो ही बोला करते थे। लेकिन हाँ, जो बाकी स्टूडेंट्स थे उनका एक कारण यह भी था कि वो कुछ अगेंस्ट नहीं बोलते थे कि भाई कॉलेज से निकाल ना दिया जाए, निकालने का रिस्क था। So the students met undercover and listened to the revolutionary leaders. तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी एक टीम बनाकर नीचे कहीं, क्या बोलते हैं उसको, बेसमेंट वगैरह में जाकर वो जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे, क्रांतिकारी, उनको सुना करते थे। वी वॉन्ट स्वराज, वी वॉन्ट इंडिपेंडेंस, आवर ओन गवर्नमेंट, आवर ओन स्कूल्स। तो हमें हमारा खुद का ये चाहिए, वो चाहिए, ये सारी चीजें वो सुना करते थे अकेले में, मतलब चुपके से जाकर। Gaur Mohan watched his son with concern. He saw Abhay not as one of the hundreds of millions of instruments meant to change India's political destiny, but as his pet son. His first concern was Abhay's welfare. Now, उनके जो पिताजी थे, he was concerned about him. वो अभय को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं देखा करते थे, जो ये जो भी स्वतंत्रता वाला जो चीज चल रहा है उसमें वो एक इंस्ट्रूमेंट बने, इस तरह से वो उनको नहीं देखा करते थे। ही ऑलवेज यूज टू सी हिज पैट सन, अपने बच्चे की तरह। सो उनका जो पहला कंसर्न था वो क्या था, अभय का वेलफेयर। While world events moved across the stage of history, Gaur Mohan concentrated on his son's future as he hoped it would be, and as he had always prayed it would be. He was planning for Abhay to become a pure Vaishnava, a devotee of Radharani. He had taught Abhay to worship Krishna and be pure in character, and had arranged for his education. Now, God Mohan thought of getting him married. तो हमेशा से ही उनके पिताजी ने उनके फ्यूचर पे कंसंट्रेट किया है कि आगे जाकर वो किस तरह से एक अच्छे वैष्णव बने, एक शुद्ध भक्त बने। और हमेशा से उन्होंने अभय को इसी तरह की शिक्षाएं भी दी थी कि वो आगे जाकर श्रीमती राधा रानी के भक्त बने, अ, शुद्ध भक्त बने। उन्होंने उनको सिखाया था कि कैसे भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, कैसे अपने चरित्र में शुद्धता, पवित्रता फॉलो करनी चाहिए, और उनकी पढ़ाई लिखाई का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया। अब आगे जाकर वो उनको शादी के बारे में सिखाते हैं। According to the Vedic system, a marriage should be carefully arranged by the parents, and it should take place before the girl reaches puberty. Gaur Mohan had gotten his first daughter married in her ninth year, his second daughter at 12 years, and his third daughter at 11. When his second daughter was going on 12, Rajni had said, I shall go to the river and commit suicide if you don't get her married at once. बताया जा रहा है कि कैसे पहले बहुत ही छोटी उम्र में शादी हुआ करती थी, और उनकी जो सेकंड डॉटर थी वो 12 साल की हो गई थी। पहले जो डॉटर थी उनकी 9 साल में शादी हो गई थी। तीसरी वाली की भी 11 साल की में हो गई थी। लेकिन दूसरी जो डॉटर थी शी वाज 12, और उनकी शादी नहीं हो रही थी। तो रजनी, जो प्रभुपाद जी की जो माता जी थी,
शी सेड कि अगर आप शादी वादी इनका अरेंज नहीं करेंगे सो आई कमिट अ सुसाइड, क्योंकि बेसिकली वैदिक सिस्टम में यही रूल है। ये बात अलग है, अब अभी कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है, बट ये रूल है कि लड़की की इतनी जल्दी शादी हो जानी चाहिए। इन द वैदिक सिस्टम देयर वाज नो कोर्टशिप। जैसे कोर्ट वगैरह में जो शादी वगैरह हो जाती है आजकल, वैसा कुछ भी नहीं है, वैदिक सिस्टम का रूल नहीं है ये। कोर्ट ही नहीं था उस टाइम तो। नॉर वॉज द कपल अलाउड टू लिव टुगेदर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर्स ऑफ देयर मैरिज। शादी की बातें हो रही है यहाँ पर कि शादी हो जाने के बाद में 1 साल तक साथ में नहीं रहा करते थे। द यंग गर्ल वुड बिगिन सर्विंग हर हस्बैंड बाय कुकिंग फॉर हिम एट हर पेरेंट्स हाउस एंड कमिंग बिफोर हिम टू सर्व हिम हिज मील और बाय टेकिंग पार्ट इन सम अदर फॉर्मल एक्सचेंज। तो अपने घर में रहकर ही, अपने पेरेंट्स के घर में रहकर ही वो अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया करती थी। पहले की बातें हो रही है यहाँ पर। और या तो घर पर देकर आया करती थी या जो भी फॉर्मल एक्सचेंज होते हैं भिजवा देना किसी के हाथों खाना, वो बात बताई जा रही है। देन एज द बॉय एंड गर्ल ग्रू टू फिजिकल मेच्योरिटी दे वुड बिकम सो लवेबल टू वन अनदर that they would be inseparable. The girl would naturally remain faithful to her husband since she would have no association with any other boy as she grew to puberty. Gaur Mohan had many friends in Calcutta with eligible young daughters, and for a long time he had been considering a suitable wife for Abhay. After careful consultation, he finally chose Radha Rani Datta, the daughter of a Swarn Vanik family associated with the Muliks. Radha Rani मतलब प्रभुपाद जी की जिनसे शादी होने वाली है उस उनका नाम है, was 11 years old. After the meeting between her father and Gaur Mohan, both families agreed upon the marriage. तो बताया जा रहा है कि जो उनके पिताजी थे अभय के, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे कलकत्ता में, जिनकी सबकी भी बच्चियां थी। तो सबको मतलब ऐसा होता है ना, देखते हैं कि कौन सा सूटेबल मैच है बच्चे के लिए, मतलब अपने बेटे के लिए। तो आफ्टर केयरफुल कंसल्टेशन उन्होंने राधा रानी दत्ता को चूज किया, जो कि स्वर्ण वणिक फैमिली से थी। वो 11 साल की थी उनकी उम्र, और उनके फादर ने, मतलब वो जो लड़की है उनके फादर ने और अभय के फादर ने, दोनों ने डिसाइड किया, मतलब दे अग्रीड अपॉन द मैरिज कि हाँ शादी ये फिक्स होनी चाहिए। Although Abhay was a third year college student with no income, it was not uncommon for a student to marry, and he would have no immediate financial responsibilities. Abhay didn't appreciate his father's choice of a wife. He had thought of marrying another girl, but in deference to his father, he put aside his reluctance. तो अभय किसी और से शादी करना चाहते थे। उनको मतलब जो लड़की उनके पिताजी ने उनके लिए चूज करी थी, वो उनको पसंद नहीं आई थी। बट फिर भी क्योंकि उनके पिताजी ने उनको कहा था, तो उन्होंने खुद की जो इच्छा थी उसको साइड में रखकर अपने पिताजी की बात मानी। और उस टाइम पर अभय थर्ड ईयर में थे अपने कॉलेज में। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होता है, फाइनल ईयर होता है शायद एक। तो उसमें थे, और वो कुछ जॉब वगैरह उस टाइम पर नहीं कर रहे थे, जो कि एक कॉमन चीज थी उस टाइम पर। ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग ही वाज लिविंग विथ हिज फैमिली एंड शी विथ हर्स, सो हिज मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सपोर्टिंग अ फैमिली वुड नॉट बी इमीडिएट। तो अभी तो वो उनके घर पे रह रही थी, ये अपने घर पर रह रहे थे, तो जो गृहस्थी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अभी तुरंत नहीं थी। फर्स्ट ही हैड टू फिनिश कॉलेज, पहले अपना कॉलेज कंप्लीट करना था उन्हें।
During his fourth year at Scottish churches, Abhay began to feel reluctant about accepting his degree. As a sympathizer to nationalist cause, he preferred national schools and self-government over the British institutions. But he could see that as yet no such alternatives existed. अब क्या हुआ था? फोर्थ ईयर में, वो फाइनल ईयर नहीं था उनका, थर्ड ईयर। ऐसे मतलब कॉलेजेस में अलग अलग होता है, कहीं पर थर्ड ईयर फाइनल होता है, कहीं पर फोर्थ, कहीं पर फिफ्थ। तो अब फोर्थ ईयर यहाँ पर फाइनल बताया जा रहा है। सो ही वॉज रिलक्टेंट अबाउट एक्सेप्टिंग हिज डिग्री। जो डिग्री मिलती है उसको मतलब वो स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। वो बस हमेशा चाह रहे थे कि कोई नेशनल स्कूल हो या सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, और वो ब्रिटिश का ना हो। लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन उस टाइम पर था ही नहीं। Gandhi, however, was calling on Indian students to forsake their studies. The foreign run schools, he said, instilled a slave mentality. They made one no more than a puppet in the hands of the British. तो उस टाइम पर जो गांधी थे वो इंडियन स्टूडेंट्स को बुलाया करते थे पढ़ाई के लिए। तो बता रहे हैं इस तरह से कि जो फॉरेनर्स के द्वारा जो स्कूल्स और कॉलेजेस चला करते थे, उनकी एक स्लेव मेंटेलिटी थी। स्लेव मतलब होता है गुलामी। कि बस जो ब्रिटिशर्स हैं उनके हाथों की कठपुतली बन के व्यक्ति रह जाए, बच्चे रह जाए, ऐसा वहां पर माहौल था। जो भी फॉरेन रन स्कूल्स और कॉलेजेस थे। स्टिल अ कॉलेज डिग्री वाज द बेसिस ऑफ अ लाइफ करियर। अब है वेट द चॉइसेस केयरफुली। तो क्योंकि डिग्री अगर नहीं लेते तो ये करियर की बात थी भाई, आगे जॉब मिलेगी या नहीं। तो वो थोड़ा सोच विचार कर रहे थे इसमें अच्छे से। Gore Mohan didn't want Abhay to do something he would later regret. He had always tried to plan the best for his son, but Abhay was 23 and would have to make his decision for himself. गौर मोहन ऐसा कुछ नहीं चाहते थे कि अभय कुछ ऐसा करे जिससे बाद में उसको पछताना पड़े, उनको पछताना पड़े। तो वो हमेशा से ही अपने बेटे के लिए बेस्ट प्लान करते आए हैं। लेकिन अब अभय 23 साल के हो गए थे और अब वो खुद अपने आप से कुछ डिसीजन लेना चाहते थे। Gaur Mohan thought of the future. The horoscope said his son would be a great religious preacher at age 70. But Gaur Mohan did not expect to live to see it. Still, he had every reason to accept the horoscope as accurate, and he wanted to prepare Abhay. He tried to plan things accordingly, but there was no way to guess what Krishna would do. तो देखिए, ये बात पता होनी चाहिए कि हमने पढ़ी थी कि शुरू में ही हॉरोस्कोप से पता लगा था कि जो अभय है वो 70 साल की उम्र में जाकर आगे बहुत बड़े प्रचारक बनेंगे। तो ठीक है, गौर मोहन उनके जो पिताजी उनको ये बात मालूम थी, लेकिन फिर भी वो अभी इस चीज को नहीं देख रहे थे। क्योंकि वो तो आगे जाकर, आगे बहुत 70 साल तो भी बहुत टाइम है ना, अभी तो 23 साल के ही हुए हैं अभय। तो वो इस तरह से चीजों को प्लान करना चाह रहे थे कि आगे जाकर वो अपने आप सेट हो जाए। और बाकी किसी को तो कुछ पता ही नहीं था कि कृष्ण कृष्ण क्या करेंगे। Everything depended on Krishna, and Krishna was above nationalism, above planning, and the laws of astrology, and above the desires of a modest cloth merchant, aspiring to make his son a pure devotee of Srimati Radharani and a preacher of Srimad Bhagavatam. तो भाई भगवान कृष्ण पर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। और कृष्णा इज समवन, जो भी नेशनलिज्म है, इनके परे है भगवान कृष्ण। जो भी प्लानिंग्स हम करते हैं उनके भी परे भगवान है।
ये जो भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह है, इनके भी परे भगवान है। ये बात पता होनी चाहिए कोई भी व्यक्ति जब भगवान कृष्ण के शरणागत होता है, तो उसका जो भी लाइफ है, वो एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से नहीं चलता है। जो भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह है, उसके हिसाब से नहीं चलता है। भगवान कृष्ण के हिसाब से चलता है। भगवान कृष्ण खुद उस व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप किए हैं, इंटरफेयर किए हैं। तो सब कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है। परसों की भागवतम क्लास में हमने सुना था ये सुबह वाली, दैट कृष्णा इज इंडिपेंडेंट। भगवान सभी के सुहृद भी है और भगवान स्वतंत्र भी है। जैसे भगवान की जो मर्जी है, भगवान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है। कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, नहीं। भगवान की जैसी मर्जी होती है, भगवान किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आज अगर आप प्रणाम किए हैं भगवान को, तो भगवान की मर्जी हुई तो कल ही भगवान अपने धाम ले जाए। सो कृष्णा इज अबव ऑल दीज थिंग्स। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो कृष्ण है वो एक कपड़े बेचने वाले व्यक्ति से भी परे हैं। मतलब कपड़े बेचने वाले की क्या डिजायर्स हैं, क्या उसके प्लान्स है। मतलब जो अभय के पिताजी थे, ही वॉज अ क्लोथ मर्चेंट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि इन सबके परे हैं भगवान। जो और उनके पिताजी क्या प्लानिंग कर रहे थे कि उनके जो बेटे हैं वो श्रीमती राधा रानी के शुद्ध भक्त बने और एक और श्रीमद् भागवतम के बड़े प्रचारक बने। लेकिन सब कुछ तो भगवान की प्लानिंग से होगा। Although Gaur Mohan had always allowed Abhay to do what he wanted, he had also carefully guided him always on the path he knew was best. Now, without interfering with Abhay's decision about college, Gaur Mohan set about to arrange good employment for him, regardless of what else might happen. तो बताया जा रहा है कि जो गौर मोहन है, वो हमेशा अभय को कुछ प्रेशराइज नहीं करते थे। जैसा अभय करना चाहते हैं, उनको अलाउ करते थे वैसा करने के लिए। लेकिन हमेशा वो उनको बहुत केयरफुली गाइड किया करते थे कि उनको क्या करना है। क्योंकि उनको मतलब जो भी उनको पता था कि ये अभय के लिए बेस्ट है, वो उस तरह से उनको गाइड किया करते थे। वो उनको प्रेशर नहीं करते थे। हमेशा उनको उन्होंने अलाउ किया है जैसा वो खुद करना चाहते थे। तो अब वो अभय का जो कॉलेज के बारे में डिसीजन था डिग्री वगैरह के लिए, तो वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। उन्होंने अभय पर छोड़ दिया था और यहाँ पर वो उनकी जॉब के लिए अब कुछ अरेंज कर रहे थे। In 1920, Abhay completed his fourth year of college and took the BA exam. Afterwards, with the ordeal of final examinations behind him, he took a short vacation. To fulfill a long cherished desire, he traveled alone a day's journey by train to Jagannath Puri. Okay. अब जब फोर्थ ईयर के एग्जाम कंप्लीट हो गए, तो बाद में उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया, छुट्टियां ली और अब इन छुट्टियों में वो ट्रेन से जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए। श्रीला प्रभुपदा, every day of my boyhood I used to think how to go to Jagannath Puri and how to go to Vrindavan. At that time, the fare was for Vrindavan 4 or 5 rupees, and similarly for Jagannath Puri. So I was thinking, when shall I go? I took the first opportunity to go to Jagannath Puri. श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमेशा मेरे जो बॉयहुड था, उसमें मैं हमेशा सोचता रहता था कि मैं कब वृंदावन जाऊंगा, कब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। उस टाइम पर वृंदावन और जगन्नाथपुरी जाने का जो किराया था वो 4-5 रुपए थे।
तो वो सोचते रहते थे कि मैं कब वहां पर जाऊंगा, कब मुझे वहां जाना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि वो जगन्नाथ पुरी जाएंगे। एक पेज और पढ़ लिया जाए। ठीक है, बिल्कुल पढ़ लिया जाना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, परफेक्ट। It will hardly take 10 minutes. We'll read one more page. He walked along the same broad street where for thousands of years the Rath Yatra procession had passed. In the market, shops displayed small carved and painted wooden murtis of Lord Jagannath. Although it was not Rath Yatra season, tourists were purchasing souvenirs, and in the temple they purchased Jagannath Prasadam. तो बताया जा रहा है कि वहां पर जगन्नाथ जो रथ यात्रा है वो तो निकल गई थी। सॉरी, वहां पर जो अभय थे वो उस रास्ते पर जा रहे थे, उस रास्ते से जा रहे थे जहां पर हजारों सालों से रथ यात्रा निकलती आई है। उस रास्ते से अभय जा रहे थे। तो वहां बाजार में उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी की जो मूर्तिज हैं लकड़ी की, कार्व्ड और पेंटेड, वो वहां पर डिस्प्ले थी। रथ यात्रा का सीजन तो नहीं था उस टाइम पर फिर भी जो टूरिस्ट थे वो उनको लिया करते थे और मंदिर से प्रसाद लिया करते थे। In the Jagannath temple, 56 gigantic offering of cooked rice and vegetables were presented daily in worship before the deities of Jagannath, Balram and Subhadra. तो 56 भोग, बहुत मतलब अच्छी क्वांटिटी में 56 भोग वहां पर ऑफर किए जाते थे। बहुत तरह के चावल, सब्जियां वगैरह वगैरह। डेली जगन्नाथ जी के सामने जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जो डीटीज हैं उनके सामने प्रेजेंट किए जाते थे, ऑफर किए जाते थे 56 भोग डेली। आज भी ऐसा है। Abhay entered the temple and saw the deities. On a side altar stood the Murti of Lord Chaitanya in his six-armed form, manifesting himself simultaneously as Krishna, Rama and the सन्यासी Lord Chaitanya. आपने देखा है ऐसा डीटी जिसमें एक ही डीटी है, उसमें भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट किए हुए हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम और भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो 6 आर्म्स हो गए, दो दो करके तीनों के। लॉर्ड चैतन्य वॉज फेमस इन पुरी वेयर ही हैड स्पेंड द लास्ट 18 years of his life. Conducting Hare Krishna Kirtana with his followers and dancing ecstatically at the yearly Rath Yatra as the carts were wheeled along the main road surrounded by thousands of devotees. Lord Chaitanya had danced and swooned in the ecstasy of his intense love in separation from Lord Krishna. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु पुरी में बहुत विख्यात थे, जहां पर उन्होंने 18 वर्ष अपने जीवन के स्पेंड किए थे और वहां पर हरे कृष्णा कीर्तन उन्होंने किया था। एंड रथ यात्रा में एक्सटेटिकली नृत्य किया करते थे चैतन्य महाप्रभु। आपको ये मालूम ही है रथ यात्रा मेन रोड से जाती है, तो वहां मेन रोड पर इस तरह से एक्सटैटिकली डांस किया करते थे महाप्रभु और बहुत सारे डिवोटीज के बीच में। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से एक्सटेसी में रहा करते थे भगवान कृष्ण के विरह में, विरह प्रेम में। Passing over the parade route, Abhay recalled his own childhood pastimes, singing and dancing in the street.
The miniature cart, the procession, Jagannath smiling, his father and mother, Radha Govinda. याद आ रहा है आपको? ये हमने डिस्कस किया था कि बचपन में अभय ने किस तरह से रथ यात्रा निकाली थी अपनी खुद की। तो वो सारी चीजें अभी उनको याद आ रही थी कि किस तरह से कीर्तन गाया करते थे, डांस किया करते थे, छोटा सा रथ निकालते हुए, जगन्नाथ स्माइलिंग, सारी चीजें उनको याद आ रही थी। Somehow the fame of Lord Jagannath had inspired him as a child, and it had remained with him all these years. When shall I go to Jagannath Puri? तो बचपन से ही भगवान जगन्नाथ उनको इंस्पायर करते आए हैं और तब से ही हमेशा से यही उनके दिमाग में विचार चलता रहता था कि मैं जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा। His childhood dreaming of Puri and Vrindavana and his compulsively studying the train tables, scheming since the age of 5 to travel here, were based on more than just a desire to tour Puri's marketplace. And he was not satisfied by once seeing the deity in the noisy, crowded temple. He had been impelled to come to Puri as a pilgrim, and his motive was his devotion to Krishna. तो बचपन से ही वो बस इस ही सपने में खोए रहते थे कि मैं जब वृंदावन और मतलब वृंदावन और जगन्नाथपुरी के जो सपने में ही वो खोए रहते थे। पढ़ाई-वढ़ाई भी वो कर रहे थे, लेकिन फिर भी 5 साल की उम्र से ही वो बस यही प्लानिंग करते रहते थे कि वो कब पुरी में ट्रैवल करेंगे। तो उनकी जो भी डिज़ायर्स थी कि इस तरह से वो पुरी के बाज़ार में इस तरह से जाएँगे, वो सब कुछ अब सच हुआ था। पर वो उन्होंने जब भगवान के दर्शन किए तो वो उससे सैटिस्फाई नहीं हुए थे। क्यों सैटिस्फाई नहीं हुए थे? जी भर के देख ही नहीं पाए थे। जैसे परसों की बात है, माता जी से मेरी बात हो रही थी, तो वो भी वृंदावन जाकर आई थी, तो कह रही थी कि माता जी आप कहाँ कौन-कौन से मंदिर गई? तो मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं गई भई, मैं तो इस्कॉन में बैठी थी। शी वाज़ सेइंग क्या आपको जाना चाहिए था, वृंदावन जाते तो कम से कम उस मंदिर भी जाना चाहिए था, यहाँ भी जाना चाहिए था। अरे! आपको प्रसाद तो पाना ही चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें वो कह रही थी। मैंने उनको कहा नहीं कुछ, मैंने कहा हाँ, जाना चाहिए था पर पता नहीं मैं मेरा मेरा बस मन था मैं इस बार राधा श्याम सुंदर के पास ही रहूँ। क्योंकि आप देखेंगे जैसे स्टार्टिंग से ही जब से मैं भक्ति में आई हूँ, व्हेन आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो स्टार्टिंग से ही मैं बस राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम और गौरा निताई भगवान को ही देखती आई हूँ। तो उनसे ही एक अटैचमेंट हो गया है। ठीक है, मंदिर जाना चाहिए और वो भगवान कृष्ण से अलग थोड़ी है। वो भी भगवान कृष्ण ही है, जो दूसरे जो मंदिर है। तो बाद में मेरे दिमाग में आ रहा था कि इस्कॉन में जो भगवान है, उनको तो मैं जी भर के देख नहीं पाई। उसमें तो टाइम कम पड़ गया। बहुत ही मतलब 1 दिन के लिए तो गए थे, तो जल्दी-जल्दी टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। तो और मंदिर में मैं जाती, तो फिर वो भाग-दौड़ में ही रहता। तो ये मैं बस उनको तो मैंने कुछ नहीं कहा, बट आई वाज़ थिंकिंग दिस इन माय माइंड कि इस्कॉन में जो भगवान है, राधा श्याम सुंदर है, उनको तो मैं अच्छे से देख ही नहीं पाई, जल्दी से टाइम निकल गया। आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड और अभी भी जैसे सुबह या शाम को हम दर्शन करते हैं, तो मुझे जो मैं वृंदावन गई थी, तो वहाँ की मुझे बहुत याद आती है। आपके साथ भी ऐसा होता है? ये सभी भक्तों के साथ होता है, धाम जाते हैं तो, कि वहाँ पर हम और रहें, भगवान के सामने हम रहें। तो सारी मुझे बहुत याद आती है वहाँ की। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे प्रभुपाद जी के साथ भी हो रहा है कि प्रभुपाद जी वाज़ नॉट सैटिस्फाइड, अभय वाज़ नॉट सैटिस्फाइड। वहाँ बहुत क्राउड था, शोर था, तो अच्छे से भगवान को देख नहीं पाए थे वो। Now nationalism was strongly influencing his life and he had recently married and was facing the decisions of graduation and career.
तो ये बात पता होनी चाहिए, जो यहाँ पर अभी मेंशन अब कर रहे हैं, कि प्रभुपाद जी की जब शादी हो गई थी, उसके बाद में वे जगन्नाथपुरी गए थे। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, नेशनलिज्म उनकी लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा था, और अब उनकी शादी भी हुई थी, शादी भी हो गई थी, और ग्रेजुएशन के बारे में उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो भी उनको फेस करने थे कि आगे करियर में क्या करना है क्या नहीं करना है. Yet here he was hardly more than a boy, walking alone in Puri, where Lord Chaitanya had lived and where Lord Krishna's Jagannath still resided. तो यहाँ पुरी में उनको थोड़ा चैन था, आराम से अकेले घूम रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं. जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहे थे वहां उन्होंने देखा, वहां पर गए वो देखने के लिए. और जहाँ where Lord Krishna's Jagannath still resided, सारी चीजें वो देख रहे थे वहां. अब ही relished his break from the pressure of duties in Calcutta. देखिए ये बात से तो सभी भक्त रिलेट करेंगे जो हम जाते हैं, कि जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब है he was relishing his break. जो भी यहाँ पर नेशनलिज्म चल रहा है, गृहस्थी चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, तो अब जगन्नाथपुरी गए, धाम गए, तो वहां पर जो उन्होंने ब्रेक लिया उसको वो रेलिश कर रहे थे. तो आप यकीन नहीं करेंगे, सब किसी के साथ ऐसा होता है, मैं भी इससे बहुत रिलेट कर पा रही थी. जब धाम गई थी मैं, तो यहाँ पर जो भी कचर पचर चलता रहता है, उसकी तो स्मृति बिल्कुल आ ही नहीं रही थी, बिल्कुल मैं भूल गई थी कि यहाँ पर कोई जीवन भी है क्या. इतना सुंदर धाम भगवान के धाम में लग रहा था कि बस वहां पर जो है वही सत्य है, और वास्तव में वही है. ये तो यहाँ पर तो झूठा है सब कुछ, जो भी हम झूठी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर बैठे हैं. तो बिल्कुल याद भी नहीं आ रहा था और याद करना भी नहीं चाह रहे थे, जो भी रेगुलर लाइफ में जो भी कचर पचर चलता रहता है घर गृहस्थी में. तो ये बहुत सुंदर बात है कि धाम में जाकर जो रेलिश कर पाते हैं, और देखिए भक्ति में आने के बाद में एक अलग ही मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है वर्ड्स में. एक अलग ही अनुभव होता है भक्ति में आने के बाद. भक्ति के आने के बाद ही व्यक्ति और अवेयर होता है और धाम की वाइब्स को वो समझ पाता है. He didn't know how the love felt for Krishna and Krishna's pilgrimage place would fit into his life. उनको कुछ पता ही नहीं था कि कैसे भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के जो धाम है उनके प्रति जो अट्रैक्शन है उनके जीवन में वो किस तरह से है. और ये तो हमेशा सभी भक्तों के लिए क्वेश्चन रहेगा ही कि ये है कैसे. ठीक है, टाइम तो बहुत ही ज्यादा हो गया, अरे 9 बज गए. ठीक है, विल कंटिन्यू दिस we will continue this tomorrow. Krishna's will. We'll stop here now. तो पढ़ते ही जाओ, ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे. We'll stop here now. हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद.